हाय एवरीवन। सुपर ग्रेड्स के सुपर ट्रिक सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम देखेंगे दो अलग अलग टाइप के सवालों के सुपर ट्रिक्स को, जानेंगे कि कैसे हम उन दो टाइप के सवालों को इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्या वो टेक्निक है, कैसे वो ट्रिक अप्लाई करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, उसमें सवाल में लिखा है कि fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। व्हाट इज द न्यू इक्वेशन इफ रूट्स आर रेसिप्रोकेटेड एंड देन हाफ। पहला सवाल उसमें, और दूसरा सवाल है कि रूट्स आर हाफ एंड देन रेसिप्रोकेटेड। तो यहाँ पर इसका जो बेसिक है वो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इसका बेसिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास में, ये नोट करना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए आपके पास में कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। सिंपल। तो अगर आप इसके रूट्स को फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस के कर देते हैं या बीटा प्लस के कर देते हैं, यानी कि आपको कोई इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स अल्फा बीटा दिए गए हैं, आपसे कह रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स जो हैं वो इस गिवन इक्वेशन के रूट से दो ज्यादा हों, यानी कि अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो आपको बस ध्यान ये देना है कि आपने यहाँ पर जो किया है वो क्या किया है, प्लस किया है। ठीक है, तो आपको इसका उल्टा करना है एक्स के साथ। तो यहाँ पर आपने प्लस किया है तो प्लस का उल्टा होता है माइनस। तो एक्स के साथ आपको क्या करना है, जहां जहां भी एक्स है वहां पर आप x की जगह x माइनस के कर दीजिए। बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए ये अल्फा माइनस के होता और बीटा माइनस के होता तो क्या करते? तो आपको उसका उल्टा करना है x के साथ, यानी कि x प्लस के का स्क्वायर कर देंगे और यहां पर हम कर देंगे क्या, b टाइम्स ऑफ x प्लस के प्लस c इक्वल टू 0। तो नई इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, मान लीजिए सर अगर रूट्स को हम रेसिप्रोकल में ले आए, मतलब रूट्स का हम अगर उनको पलट दें, उनका रेसिप्रोकल कर दें, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं करना आपको, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी कि फिर यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, पी एक्स वाला पार्ट कुछ नहीं होगा, उसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। मान लीजिए सर अगर ये k टाइम्स ऑफ अल्फा और k टाइम्स ऑफ बीटा हो जाए, यानी कि अगर कोई इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा बीटा थे, आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हो, तो फिर वो इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो अगर आपने यहाँ पर रूट्स को k से मल्टीप्लाई किया है तो x के साथ इसका उल्टा करो। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है? डिवीजन। तो आपके पास में जहां जहां भी x होगा वहां पर x को आप k से डिवाइड कर दो। ये हो गया आपका नई इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अगर सर आप रूट को डिवाइड कर रहे हो k से तो क्या होगा? अब डिवाइड का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर चेंज ये आ जाएगा कि जहां भी x होगा वहां पर आप kx कर दो। बस जहां भी x होगा वहां पर आप kx कर दो, बात खत्म हो जाएगी। इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, इस सवाल के लिए इतना आपको आना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो पहला वाला सवाल है इसको अगर हम करते हैं और मान लेते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसके रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। पहला वाला सवाल मैं कर रहा हूं, उसमें बोला है कि पहले आपने रूट्स का रेसिप्रोकल किया है। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा बन जाता है। हाँ, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा कि a और c आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, बट उसके बाद फिर आपने उसका आधा कर दिया, यानी कि 1 अपॉन 2 अल्फा हो गया और ये 1 अपॉन 2 बीटा हो गया। ठीक है। अच्छा, तो अगर ये 1 अपॉन 2 अल्फा 1 अपॉन 2 बीटा हो गया, आधा कर दिया, तो आपने इसका मतलब रूट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो x को 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर x को 1/2 से डिवाइड करेंगे यानी एक्चुअली में उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब जहां जहां x होगा वहां वहां आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये
फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 4cx² प्लस 2bx प्लस a इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर होगा, फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई? सिंपल, आसान, सरल, इजी। अब मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ। सेकंड वाले में आपने रूट्स को आधा किया है, तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। इसके रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। अच्छा, पहले आपने आधा किया, यानी कि आपने कर दिया अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2। तो अगर आपने रूट को 2 से डिवाइड किया तो x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपकी नई इक्वेशन बनेगी 2x का स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ पर 2x कर दो और ये आ गया। तो फाइनली ये क्या दिखाई देगा, 4ax² 2bx प्लस c इक्वल टू 0। अब उसने बोला कि बाद में आपने उसका रेसिप्रोकल किया, अब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2 बाय अल्फा और ये हो जाएगा 2 बाय बीटा। तो आप जब रूट को रेसिप्रोकल करते हो तो x² का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट होता है वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cx², यहाँ पर आ जाएगा 2bx और यहाँ पर आ जाएगा 4a इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इन दोनों सवाल का जवाब। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। एक बार आप देखो इसको, कोई डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है आपके पास कि if 3x² plus 4x plus 5 is equal to 0 and ax² plus 7x plus c is equal to 0 has at least one common root, find c minus a। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है क्या कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² plus bx plus c इक्वल टू 0, इसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो इसका जो d है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वो पॉजिटिव होगा, या तो वो इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर वो नेगेटिव होगा। 3 चीजें हो सकती हैं। ये जो केस है ये इस पर बेस्ड है, यानी कि जब ये d नेगेटिव होता है यानी कि इमेजिनरी रूट्स आपके आते हैं, और इमेजिनरी रूट्स जब आते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं, वो a प्लस ib के फॉर्म में होते हैं और ये पेयर्स में होते हैं। सबसे पहले जानो, ये पेयर्स में होते हैं, यानी कि अगर a प्लस ib एक रूट है तो दूसरा रूट जो होगा वो a माइनस ib होगा, यानी कि ये कॉन्जुगेट होगा, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। तो ये बात याद रखना कि कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर d नेगेटिव है तो उसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं। इमेजिनरी आने का मतलब है कि उसके रूट्स जो होंगे वो a प्लस ib के फॉर्म में होंगे। अगर एक रूट a प्लस ib है तो दूसरा रूट a माइनस ib ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर a प्लस ib है तो यहाँ पर p माइनस iq हो जाए, नहीं होगा। अगर यहाँ a और b है तो वहां भी a और b रहेगा, बस यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो वहां नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। बस इस तरह से इनके पेयर बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें ये बोल रहा है कि एक इक्वेशन आपको दी गई है, तो मैंने कहा ये हो गया 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने इसका d निकाला तो d जो आया मैंने लिखा कि वो 4 का स्क्वायर हो रहा है माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 16 माइनस 60, यानी कि ये लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि d इसका नेगेटिव है। अगर इसका d नेगेटिव है तो इसके जो रूट्स होंगे वो आपके होंगे a प्लस ib के फॉर्म में और a माइनस ib के फॉर्म में। अगर वो बोलता है कि इन दोनों का एक रूट कॉमन है तो आप ये समझो कि अगर ये वाला रूट कॉमन हो गया, मतलब मैंने मान लिया कि इसके लिए भी जो रूट होगा वो a प्लस ib होगा, तो मैंने आपको बताया ना कि अगर इसका a प्लस ib तो इसका दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट a माइनस ib हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ही होगा, ये पेयर में ही बनते हैं। इसके मतलब इसके दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे, और जब भी किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन हो जाते हैं, जैसे मान लो a1x² b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इन दोनों के दोनों रूट्स अगर कॉमन है, सेम है, तो फिर आप ये लिख सकते हो कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो उस हिसाब से इसका a1 कितना है, 3 है, इसका a1 कितना है, a है, ठीक है। फिर हमने बोला इसका ये है 4,
B1, इसका B2 है आपका 7, तो आपने लिखा यहाँ पर 7, यहाँ पर आपने लिखा 5 है और यहाँ पर आपने लिखा C है, तो आपने लिखा यहाँ पर 5, यहाँ पर आपने लिखा C। तो अगर ये सब बराबर है तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि A की वैल्यू कितनी होगी? तो A की वैल्यू होगी आपकी 21/4 और C की वैल्यू होगी आपकी कितनी 35/4। 35/4। अब आपको इस सवाल में निकालना क्या है? इस सवाल में आपको C और A का डिफरेंस निकालना है। तो अगर आप C माइनस A करोगे यानी कि 35/4 माइनस 21/4 विच इज इक्वल टू 14/4 विच इज इक्वल टू 7/2। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7/2 आएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ पाए? कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी है, तो दूसरे का जो रूट होगा अगर वो कॉमन रूट बोल रहा है, तो अगर एक रूट कॉमन होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके दोनों रूट्स ही कॉमन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अगर इसका एक रूट बोल रहा है वो कॉमन है तो ऑटोमेटिकली इसके दोनों रूट्स ही कॉमन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसका एक रूट ये है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा रूट ये ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों में से कोई भी अगर इसका एक रूट है तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। बस ये बात समझना। और जब भी किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉमन हो जाते हैं, दोनों रूट्स कॉमन हो जाते हैं, तो आप ये कंडीशन लगाकर अननोन की वैल्यू निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई परेशानी है तो बता दो। हाँ ठीक है, चलो अब इसी से मिलता जुलता एक दूसरा सवाल करते हैं। जैसे इस सवाल में लिखा हुआ है कि इफ ax² plus bx plus c is equal to 0 and 7x² plus 24x plus 25 is equal to 0 has at least one common root and a, b, c are the sides of a triangle, find angle c। तो यहाँ पर भी सेम आपको कंडीशन लगानी है। आपने देखा कि ये मेरे पास है 7x² plus 24x plus 25 is equal to 0। मैंने इसका d निकाला तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 25, तो मैंने देखा ये आपका आएगा 576 के आसपास, ये आ रहा है आपका 700। डिफरेंस करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, यानी कि d नेगेटिव है, यानी कि इसका जो रूट होगा वो इमेजिनरी रूट होगा। अगर एक a प्लस आई बी है तो दूसरा a माइनस आई बी होगा ही होगा। और इसका एक रूट कॉमन है तो बाय डिफॉल्ट इसका दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे, तो इसके भी एक रूट a प्लस आई बी होगा और एक a माइनस आई बी होगा। ठीक है, जब किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोनों रूट्स कॉमन हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो कंडीशन क्या होती है अभी मैंने आपको बताया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यहाँ पर ये a है, a उठाया, यहाँ पर क्या है 7, ये 7 लिखा, इज इक्वल टू यहाँ से उठाया b और यहाँ से उठाया 24, यहाँ से उठाया c, यहाँ से उठाया 25। अगर मैं इन सबको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लूं तो a की वैल्यू 7 के आएगी, b की वैल्यू 24 के आएगी, c की वैल्यू 25 के आएगी। यानी कि अगर मैं a, b और c का रेशियो लूं तो वो 7:24:25 आएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान से ये समझना है कि ये जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, ये क्या है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो अगर ये 7 माने, ये 24 माने तो ये 25 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर a के सामने 7 है, यानी कि यहाँ पर ये एंगल a होगा तो ये साइड a होगा। ठीक है, यहाँ पर b के सामने 24 है, यानी कि ये एंगल b होगा तो ये साइड b होगा। ठीक है, और यहाँ पर c के करस्पॉन्डिंग 25 लिखा है तो यानी कि ये एंगल c होगा, ये जो होगा ये साइड c होगा। ठीक है, अब ये जो होगा ये एंगल, ये तो 90 डिग्री है। आपसे बोल रहा था कि एंगल C बताओ, एंगल C बताओ, इसका मतलब ये जो एंगल है ये आपका कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको ये बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि भैया ये जो थे 7, 24, 25 ये एक ट्रिपलेट है। जैसे कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, वैसे ही 7, 24, 25 भी क्या है? ट्रिपलेट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कुछ और बेहतरीन सवाल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।